नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यह मॉडल पेपर JCERT द्वारा जारी की गई है, जो प्रथम शैक्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टर्म 1 एग्जाम के लिए जारी की गई है, ठीक है। और इसी पैटर्न आधारित आपको टर्म 1 एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस बार जो है कुल 40 प्रश्न होंगे। इस बार टर्म 1 एग्जाम में कुल 40 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अनिवार्य देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको एक एक अंक मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे, ठीक है। सही विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है। सभी प्रश्न इस बार जो है टर्म 1 एग्जाम में MCQ होंगे, ठीक है। समय रहेगा आपका 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। 40 प्रश्न 40 अंक, ठीक है। और यह सेट 1 है। एक एक करके यहाँ पर सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5 तक जो है इस चैनल में अपलोड किए जाएंगे। इस चैनल में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन जो है इस चैनल में जो है अपलोड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके आप साइंस का सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? देखिए, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। 1789 में हुआ था। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर घ आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1789। नेक्स्ट है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? देखिए, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक जो है रूसो था। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर क यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? देखिए, यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1830, ठीक है, 1830 में, ठीक है, 1830 ईस्वी के दशक में जियुसेप्पे मैत्सिनी द्वारा की गई थी। जियुसेप्पे मैत्सिनी द्वारा की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, यहाँ पर मेजिनी, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर मैत्सिनी होना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन ख आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और मैत्सिनी का जन्म आपको याद रखना है 1807, ठीक है। मैत्सिनी का जन्म 1807 ईस्वी में जो है जेनोवा में हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? यहाँ पर पूछा है इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, ठीक है। कब पूरा हुआ? तो आपको आंसर देना है 1871। 1871, लेकिन यहाँ पर नहीं है ऑप्शन में, यहाँ पर 1870 है, तो इसको आपको टिक करना है, ठीक है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा 1870। नेक्स्ट है, शुल्क संघ जलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? शुल्क संघ जलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? प्रसा, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और रूस। देखिए, जलवेराइन यह एक जर्मन शुल्क संघ था, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रसा की पहल पर स्थापित हुआ था, ठीक है। प्रसा 1834 में प्रसा की पहल पर स्थापित हुआ था। तो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है प्रसा, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। 13 अप्रैल 1919, ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट है यहाँ पर, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाल गंगाधर तिलक। इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका महात्मा गांधी, ठीक है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। यह किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, या लाला लाजपत राय ने कहा था, या बाल गंगाधर तिलक, या बिपिन चंद्र पाल? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर, ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया?
ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी को? ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को जो है देकर जो है सम्मानित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ग में लिखा हुआ है अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। अब आ गया आपका जियोग्राफी यानी कि भूगोल। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैव और अजैव। ठीक है, जैव और अजैव। तो ऑप्शन नंबर क आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 2। नेक्स्ट है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? गहन सिंचाई, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन और पशुचारण। ठीक है, देखिए यहां पर पूछा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? देखिए हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे कुछ ऐसे राज्य हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा है, ऑप्शन में दिया हुआ है आपका गहन सिंचाई, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, पशुचारण। तो आपका करेक्ट हो जाएगा अधिक सिंचाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? जून 1992 में। ठीक है, 1992 में, जून 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर को आपका यहां पर करेक्ट होगा। 1992 आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? देखिए काली मृदा जो है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पठार पर पाई जाती है और दक्षिणी पूर्वी दिशा में कृष्णा और गोदावरी नदियों की घाटियों तक जो है फैली हुई है। यहाँ पर पूछा है कि किस राज्यों में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? यहाँ पर मुख्य रूप से बोला गया है। देखिए इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका राजस्थान, क्योंकि महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है, गुजरात में भी और मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, लेकिन राजस्थान में भी तो पाई जाती है लेकिन मुख्य रूप से नहीं कहेंगे। ठीक है, राजस्थान के जैसे कि बूंदी और टोंक जिले में काली मृदाएं पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर घ को हम यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। ठीक है, राजस्थान। क्लियर है। और अगर आप साइंस का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके साइंस का मॉडल पेपर को जो है देख लीजिएगा। ठीक है, और एक एक करके सभी मॉडल पेपर को जो है इस चैनल में अपलोड किए जाएंगे। आप लोग इस चैनल में जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? कृषि प्रसार, बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिक और शहरीकरण। देखिए तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण से जो है वनस्पति जात और प्राणी जात की जो है ह्रास हो रही है। ठीक है, अत्यधिक कृषि कार्य, कृषि का प्रसार हो रहा है, जंगलों को कटाई करके जो है कृषि की जा रही है, तो ये भी आपका जो है ह्रास है, ये भी जो है ह्रास का कारण है। और तीव्र औद्योगिक और शहरीकरण भी होगा। और बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं जो है वो भी, ये भी आपका वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास का कारण है। ऑप्शन नंबर ग में लिखा हुआ है कि पशुचारण। ठीक है, और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। देखिए ईंधन के लिए जो लकड़ी जंगल से हम लाते हैं उसमें वनस्पति जात और प्राणी जात का कोई भी क्षति नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, यहाँ पर अगर रहता अति पशुचारण तो नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तो ये आपका करेक्ट रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? देखिए 1973 में। ठीक है, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1973 आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए,
अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? ठीक है, यह है आपका 4 ऑप्शन। ठीक है, संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां, लुप्त जातियां और इनमें से सभी। देखिए, विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों की जातियों को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ जिसे हम IUCN से जानते हैं, ठीक है, के अनुसार जो है कुछ श्रेणियों में विभाजित किया है। जैसे कि आपका हो जाएगा सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, ठीक है, और सुवेध्य, लुप्त जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है संकटग्रस्त जातियां, ठीक है, और यहाँ पर है दुर्लभ जातियां और यहाँ पर लुप्त जातियां। तो इनमें से सभी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां और लुप्त जातियां। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? हौज खास यानी कि एक विशिष्ट तालाब। ठीक है, एक विशिष्ट तालाब कह सकते हैं। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की आपूर्ति के लिए हौज खास बनवाया। हौज खास लिखा हुआ है। ठीक है, हौज खास जो है बनवाया, आपको याद रखना है इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तर्क नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन क में लिखा हुआ है बहुउद्देश्य परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। सही है। नेक्स्ट है बहुउद्देश्य परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। ये भी आपका सही तर्क है। ऑप्शन नंबर ग में लिखा हुआ है बहुउद्देश्य परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। एक गलत तर्क दिया हुआ है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर घ में लिखा हुआ है बहुउद्देश्य परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है यहाँ पर सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। आपको याद रखना है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति को देखकर या उपरोक्त सभी। देखिए, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति को देखकर। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो है आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर घ। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 रुपया है तो चौथे परिवार की आय क्या है? देखिए, यहाँ पर 3 परिवारों की जो आय दिया हुआ है 4,000, 7,000 और 3,000, तीनों को अगर ऐड करते हैं तो 14,000 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया किसी देश में 4 परिवार है, 4 परिवार, और यहाँ पर बोला गया कि इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000। ठीक है, यहाँ पर देखिए हर परिवार में कितने मेंबर है ये नहीं बोला गया है। ठीक है, अगर 4 परिवार है और 5,000 रुपया करके हम औसत मानेंगे हर फैमिली का इनकम, तो 20,000 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 3 फैमिली का जो है 3 परिवार की आय दिया हुआ है 4,000, 7,000 और 3,000, तीनों को मिलाते हैं तो 14,000 हो रहा है। ठीक है, 20,000 में से अगर 14,000 माइनस कर देंगे तो 6,000 हो जाएगा आपका चौथे परिवार की आय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए परिवारों की प्रति व्यक्ति आय तो लिखा हुआ है लेकिन हर परिवार में कितने मेंबर है नहीं बोला गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? देखिए, UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट
देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। तो स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा तीनों जो है आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? 1 वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, औसत जन्म दर। देखिए ये जो परिभाषा दिया हुआ है इस शिशु मृत्यु दर का दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा, शिशु मृत्यु दर। चलिए नेक्स्ट देखिए, वनज उत्पादक संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? वनज उत्पादक संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक, चतुर्थक। देखिए इनमें से करेक्ट हो जाएगा प्राथमिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से प्राकृतिक वस्तुएं उत्पादित होती है, जैसे कि कृषि कार्य, डेयरी खेती, मछली पकड़ना, मधुमक्खी पालन, ये सब आता है। वनज उत्पादक जो है ये भी प्राथमिक के अंतर्गत आएगा, ठीक है, प्राथमिक। नेक्स्ट है, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है कहलाते हैं। वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है कहलाता है। संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, संगठित और असंगठित, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका संगठित क्षेत्र, ठीक है, संगठित। साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई है। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? देखिए रमेश जो है खेतों में काम करता है, वहां से कुछ उत्पादन होता है और रमेश का इनकम होता है। सुरेश किसी फैक्ट्री में काम करता है, वहां पर भी कुछ फैक्ट्री में जो है उत्पादन होता है, ठीक है, किसी भी वस्तु का उत्पादन होता है और वहां भी उसका इनकम जो है होता है। देखिए इनकम अगर हो रहा है, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन अगर उत्पादन हो रहा है तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। देखिए नरेश एक शिक्षक है, शिक्षक यानी कि बच्चों को पढ़ाता है, सेवा के अंतर्गत आएगा। राकेश का अगर बात करें, राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, तो ये भी सेवा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो नरेश और राकेश दोनों का जो कार्य है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा, नरेश और राकेश। नेक्स्ट है, रोहन एक अकुशल बेरोजगार है, वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों की रोजगार गारंटी मिलेगी? देखिए रोहन एक अकुशल बेरोजगार है, वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों की रोजगार गारंटी मिलेगी? कितने दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी? ऑप्शन में दिया हुआ है 200, 365, 100 और 250। देखिए अगर कोई युवा मनरेगा में पंजीयन करवाता है तो उसको वर्ष में, ठीक है, उसको रोजगार मिलेगा 100 दिन, ठीक है, 100 दिनों की जो है रोजगार की गारंटी उसको मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। तो करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? मौसमी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी या शहरी बेरोजगारी या शिक्षित बेरोजगारी? देखिए ये हो जाएगा आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है, मान लीजिए भूमि के एक टुकड़े पर 8 लोगों के लिए पर्याप्त कार्य है, परंतु परिवार के अन्य लोगों के पास काम के अभाव होने के कारण
और 3 लोग उसी भूमि के टुकड़े पर कार्य करते हैं तो ऐसी अवस्था में उत्पादकता ऋणात्मक होगी। ठीक है, उत्पादकता ऋणात्मक होगी, मतलब जनसंख्या के हिसाब से उतना उत्पादन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, किसी एक भूमि, मान लीजिए एक भूमि का टुकड़ा है, उसमें 4 व्यक्ति का कार्य है और उसमें अगर 10 व्यक्ति काम करते हैं तो उसी के मतलब जनसंख्या के अनुसार उतना उत्पादन नहीं हो पाएगा, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र में अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? बेरोजगारी से बचने के लिए, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए, इनमें से कोई नहीं। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना, ठीक है, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। नेक्स्ट है, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन कथन असत्य है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है। इसमें सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। देखिए, सत्ता की साझेदारी के संबंध निम्न में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से रॉन्ग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ में जो दिया हुआ है, यह स्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? फ्रेंच, स्पेनिश, डच, जर्मन। बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है, इनमें से करेक्ट हो जाएगा स्पेनिश। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? तमिल को, या हिंदी, या पाली, या सिंहली? ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा, सिंहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? आपको याद रखना है 1948। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? संघवाद की एक विशेषता नहीं है। देखिए, यह सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। ये जो है संघवाद की एक विशेषता है। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूहों पर शासन करती है, यह भी एक विशेषता है। ठीक है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं, एक गलत है। ठीक है, एक गलत है, यह जो है विशेषता नहीं है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। और ऑप्शन नंबर घ में दिया हुआ है, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। ये जो है संघवाद की एक विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन भारत की अनुसूची भाषा के रूप में शामिल नहीं है? देखिए, मैथिली, असमिया और संथाली, ये तीनों जो है भारत की अनुसूची भाषा में जो है शामिल है, लेकिन अरबी जो है शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? राज्य सरकार राज्य सूची, ये सही है। केंद्र सरकार संघीय सूची, ये भी सही है। केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, ये भी सही है। स्थानीय सरकार, यहाँ पर मैच किया है अवशिष्ट अधिकार, ये रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ जो है ये गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर घ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है, यह अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं है, ये गलत है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, हाँ ये करेक्ट है। कम से कम 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, गलत है। ऑप्शन नंबर घ में है, पंचायत और नगर पालिका
चुनाव कराने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। यहाँ पर गलत दिया गया है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग नहीं होगा, ये भी गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। यह जो है सत्य है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? वर्ग विशेष के हित समूह, किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन, सही है। राजनीतिक दल, ऐसा संगठन जो राजनीति सत्ता पाने की गरज से लोगों को लाभबंद कराता है, ये भी सही है। आंदोलन, किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक संघर्ष जिसमें संगठित संरचना भी हो भी सकती है, नहीं भी, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर घ में दिया हुआ है दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग लेते हैं, ये गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन है, निम्नों में कौन सुमेलित नहीं है? नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, एक करेक्ट है। खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह, खाद्य विक्रेताओं का संघ यहाँ पर दबाव समूह के साथ मैच किया है, तो ये गलत दिया हुआ है। तृणमूल कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, एक राजनीतिक दल है। श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ख में जो दिया हुआ है ना, खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन भी सही हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस एक राजनीतिक दल भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ में जो दिया हुआ है श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली, यह जो है गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर घ आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। एक एक करके सभी मॉडल पेपर्स को जो है हल करके आप लोगों के लिए जो है इस चैनल में अपलोड किए जाएंगे। आप लोग बस इस चैनल में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, और किसको कौन सा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब